तो लगातार महाकवरेज जारी है और इस वक्त आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल। और सबसे पहले जान लीजिए कि आज के दिन क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहा। ठीक कल की तरह, उससे पहले शनिवार की तरह आज का दिन भी सियासी मायनों में धमाकेदार रहा है। आज एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई जो धमाकेदार रहीं। देखिए, सबसे पहले तो सचिन पायलट समेत 3 चेहरों को उनके पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। यानी सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से भी कार्यमुक्त किया गया। वहीं विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, साथ ही सचिन पायलट जो कि डिप्टी सीएम थे अब नहीं है, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी मंत्रिमंडल से उन्हें उनके पद से, उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। वहीं विधायक दल ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना। और एक बड़ा अपडेट यह भी रहा कि मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अब नए पीसीसी चीफ बना दिए गए, यानी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा। गणेश घोघरा को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हेम सिंह शेखावत को सेवा दल की कमान सौंपी गई। एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया गया। वहीं देखिए, वार पलटवार भी साथ ही साथ चलते रहे। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, वहीं कुछ पलटवार भी हुए। शेखावत ने कहा कि गहलोत नेता भी खुद, अभिनेता भी खुद हैं। गहलोत में दम है तो फ्लोर टेस्ट करवाएं, यह कहना रहा गुलाबचंद कटारिया का। वहीं राजेंद्र गहलोत ने भी कांग्रेस पर वार किया और कहा कि जनता कांग्रेस कोरोना से मुक्ति चाहती है। मरुथरा में सियासी महाभारत जारी है। सियासी मैराथन इसी के साथ शुरू हो चुका है। और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और स्टडी हो रही है, और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर। बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, वो दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप विधायक विधानसभा में मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सचिन पायलट के लिए दुख है, मेरे दोस्त का बेटा है। उन्होंने कहा, आज जो घटना हुई उसे देखकर दुख हुआ। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद मेरे साथ हैं। सर, आज सचिन पायलट फिर पार्टी की विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए और एक प्रस्ताव पास हुआ है कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। उनके जो समर्थक थे उनको हटा दिया गया। सही फैसला है कांग्रेस का? देखिए, सचिन पायलट मेरे बहुत करीब के दोस्त के बेटे हैं, राजेश पायलट जब अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे थे तो मैं उनके साथ था, पूरा देश घूमा था मैंने उनके साथ। इसलिए मेरे लिए ये जो घटना के समाचार आए हैं, मेरे लिए वो बहुत दुख का विषय है। और वो इसलिए भी है, एक तरफ जो हमारे जो पारिवारिक संबंध रहे हैं, दूसरी ओर इसलिए भी दुख का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें इस समय उन शक्तियों से लड़ना है, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, तो सचिन भी कह चुके हैं, सिंधिया साहब भी जब थे पार्टी में तो उन्होंने भी कहा था,
हमको उन शक्तियों से लड़ना है जो हम मानते हैं इस देश को बिगाड़ रही हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम अपनी जो भी उम्मीद है या अपने जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको कहीं ना कहीं हम अलग कर सकते हैं, ताकि जो ज़्यादा बड़ा एक हमारे सामने एक चुनौती का माहौल है उसका हम सामना कर सकें। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो भी हो रहा है जैसे देखा उसको देखकर बड़ा दुख हुआ। तो सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि पार्टी में जो हो रहा है वो दुख की बात है, लोगों को धैर्य रखना चाहिए और पार्टी के साथ रहना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। इधर लगभग 4 दिन के गैप के बाद आज सचिन पायलट ट्विटर पर आए और उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। दरअसल ये इसी का एक्सटेंशन रहा कि अविनाश पांडे ने कल ट्वीट किए थे जिसमें सत्यमेव जयते लिखा था। इसके बाद सचिन पायलट ने आज ये ट्वीट किया है। साथ ही अपना ट्विटर प्रोफाइल में भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद वाली बात हटा दी है, पीसीसी चीफ वाली बात हटा दी है, कांग्रेस से एफिलिएशन भी हटा दिया है। हालांकि ये जरूर उन्होंने लिखा है कि वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये वो ट्वीट जो उन्होंने किया है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और इधर ट्विटर वॉर भी तेजी से चल रहा है। सचिन के ट्वीट पर अविनाश पांडे ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया गया लेकिन पराजित नहीं कर पाए। वहीं सचिन ने ट्वीट किया था, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये देखिए, हालांकि इसमें एक और चीज आपको बता दें कि कल सत्यमेव जयते वाला ट्वीट हुआ था, जिसके बाद आज सीएम सचिन पायलट ने यह ट्वीट किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और इस पर पलटवार किया दोबारा अविनाश पांडे ने और फिर सत्यमेव जयते लिखा है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए है और हर हलचल पर या तो पलटवार करने से या चुटकी लेने से चूक नहीं रही है। तो बीजेपी ने आज किस तरह से पलटवार किया वो भी देखिए। मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा वो बहुत पुराने अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन इस 2018 में 18 के बाद की सरकार जिस तरीके से चली, ये 2.25 साल का इतिहास इस सरकार का एक काला अध्याय है। अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, वादा खिलाफी। बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रह करके सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूँ कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। इस सरकार ने जिस प्रकार के हथकंडे अपनाने प्रारंभ किए हैं, अफसोस इस बात का है कि एक बीटीपी पार्टी जो अपने दम पर एक अलग से संगठन है, उनके विधायकों को जबरन पुलिस के द्वारा पुलिस के पहरे में जिस प्रकार से रोक कर रखा गया है, ये लोकतंत्र का अपमान है। हर विधायक के घर पर पुलिस का पहरा बिठा रखा है और 5 सितारा होटल में भी हर विधायक के साथ अपने पसंदीदा 1-2 लोगों को बुलाकर उन्हें आपस की बातचीत करने का मौका भी नहीं दे रहे। ये भयक्रांत सरकार है। सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। और गांव डाणी से टेलीफोन आ रहा है कि सरकार गिरी कि नहीं गिरी। ये कोई नहीं पूछ रहा है क्या होगा, कि कब तक गिर जाएगी। तो ये तय है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो अशोक गहलोत सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। इनके 110-15 से ज्यादा विधायक इनके खिलाफ मतदान करेंगे या वॉकआउट करेंगे। ऐसा सिनेरियो राजस्थान का नजर आ रहा है। और इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अगर गहलोत में दम है तो फ्लोर टेस्ट करवाएं।
करोगे लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रह करके सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूँ कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक जेपी शर्मा। जेपी जी, कहना ये चाहता हूं कि अब किसी भी बड़े घटनाक्रम से पहले हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि सचिन पायलट क्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है स्वप्निल। निश्चित तौर पर अभी भी कुछ गुंजाइश तो बचती ही है, जब इतने दिन से 3 दिन से 4 दिन से ये घटनाक्रम परवान पर था और जितनी तेज़ी सचिन पायलट ने अपने ट्विटर अकाउंट को अपडेट करने में दिखाई, उस तरह से अभी तक अधिकृत रूप से उनकी तरफ से कोई, उनके खेमे से अधिकृत तौर पर सचिन पायलट की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि राजनीति की तस्वीर जो है वो अब करीब करीब साफ हो गई है। सरकार पर आया हुआ जो खतरा था वो टल गया, दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट और उनके खेमे के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया, नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा भी हो चुकी है। यानी पिछले 3 दिन से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था वो उठापटक अब थम सी गई है। कम से कम असमंजस और सस्पेंस अब साफ हो गया है। सत्ता पक्ष कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहा है और बागी खेमे के पास अभी अगर कोई पत्ते बचते हैं तो पानी सर से गुजर गया, अब तो उनको खोल दिया जाना चाहिए। बागी खेमे से अब सरकार को कोई चुनौती बची है इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर है तो उसको कब सामने आएगी ये भी एक दिलचस्प बात है जिस पर सब लोगों की नज़र है। मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें हैं। सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वो कॉन्फिडेंट है, वापस अपने रोजमर्रा के कामकाज पर लौटना चाह रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से जो समझ में आता है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं अभी स्टूडियो में। मेरे साथ अमित गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, एसपी मित्तल साहब हैं, ब्लॉगर और सीनियर जर्नलिस्ट, और दीपक व्यास हमारे संवाददाता जो इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हमारी टीम उसका अहम हिस्सा है। दीपक व्यास, आपके पास आ रहा हूँ पहले। और जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबसे पहला सवाल मेरा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तत्काल जो ये फैसला किया गया कि 2 ही दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या इसके पीछे ये भी रणनीति है कि उसमें तमाम विधायक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा, बागी खेमे के लोगों को भी आमंत्रित तो किया जाएगा औपचारिक तौर पर, तो सब आ जाएं और एक तरह से अनौपचारिक फ्लोर टेस्ट भी हो जाएगा उसमें कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। दीपक व्यास। दीपक को हम नहीं सुन पा रहे हैं। दीपक को हम नहीं सुन पा रहे हैं। दीपक की आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। दीपक आपके पास वापस आएंगे। दीपक आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास हम वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। श्याम सुंदर शर्मा जुड़ गए। श्याम सुंदर शर्मा, मैं दीपक व्यास से सवाल कर रहा था जो इस वक्त सबकी नज़र टिकी हुई है। फ्लोर टेस्ट की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है कि दम हो तो फ्लोर टेस्ट करके दिखाएं। उस पर तो अमित गोयल के पास अभी जाऊँगा ही, लेकिन क्या मंत्रिमंडल विस्तार का 2 ही दिन बाद समय तय करके ये कोशिश की गई है, ये जुगत की गई है कि उसमें अपने आप ही फ्लोर टेस्ट हो जाएगा कौन कौन सरकार के साथ है, कौन सरकार के साथ नहीं है? श्याम सुंदर शर्मा। आप दिख तो रहे हो वहां पे। एक्चुअली क्या है इसमें सिर्फ वो म्यूजिक आ रहा है बस। तो इसलिए ऑडियो वाले जो कॉल है ना। चलिए, जो साथी स्टूडियो में हैं मैं उनसे शुरुआत करता हूं, तब तक कनेक्शन को सही करने की कोशिश करें मेरे पीसीआर सहयोगी। अमित गोयल साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी ही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा ने कहा कि ये सरकार चल नहीं पाएगी। अब क्या संशय बचा है सरकार के चलने में? अमित गोयल जी। देखिए, कुल मिला के बात ऐसी है जेपी शर्मा जी, ये सरकार तो जिस दिन बनी थी उसी दिन से खतरे में थी।
आप और हम इस टीवी चैनल पर बहुत बार डिबेट कर चुके थे सरकार के बनने से पहले भी, कि जब बार बार ये बात आती थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस का, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, और कांग्रेस पे जवाब देने से लगातार बच रही थी। उस समय पर सचिन पायलट ये कहा करते थे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, और उन्होंने भी कहा था कि अगर समाज आशीर्वाद रखेगा तो मैं पूरी कबड्डी खेल जाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपना दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा। फ्लैशबैक में बात कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको पूरा अगर आप आज राजस्थान जनता देख रही है, ये सरकार के अंदर जो खतरे की बात कर रहे हो, मतलब सरकार का खतरा तो पहले दिन से सरकार बनने से पहले ही इनके अंदर जो लड़ाई थी वो स्पष्ट हो गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस तरह उप मुख्यमंत्री को कमरे के लिए चक्कर काटना पड़ा, सीएमओ में कमरा नहीं मिला, लगातार उनका अपमान हुआ, उन्होंने सरकार पर बार बार सवाल उठाए, उनके लोगों को परेशान किया गया, मनपसंद अधिकारी नहीं दिए गए। तो जो इस बार जो नया घटनाक्रम हुआ उसके अंदर ये देखिए, आप राज्यसभा चुनाव में हम आ जाए एक बार, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इसी तरह से हमारे विधायकों को इतना ऑफर दिया जा रहा है, पैसा होना 25 करोड़ रुपए का अमाउंट उन्होंने बताया, और उप मुख्यमंत्री ने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसको ऑफर दिया गया, किसने ऑफर दिया। जिन विधायकों को ना विधायकों ने मना कर दिया, हमको कोई ऑफर नहीं मिला। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि ये सरकार जो चल रही है, ये सरकार सिर्फ अपने निकम्मेपन और नकारापन को छुपाने के लिए एक तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। दूसरी बात, सरकार ये बताना चाहिए सरकार को कि आपने 2008 में भी बसपा को पूरा निकल लिया था हाथी को, और 2019 में भी निकल लिया, तो आपने कैसे निकला भैया? आप दूसरे पर आरोप लगाते हो कि 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो आपने कुछ दिया था क्या? और बलवान पुनिया जो आपके पास में आके आपको वोट दे गए और कल भी आपके वहां बाड़े में आकर बैठ गए, वो कैसे आए थे जरा ये बता दीजिए अब हमको। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि अपनी नाकामी, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये इनका अंतरकलह है, और अंतरकलह की वजह सिर्फ अशोक गहलोत को ही नहीं मानता हूं मैं, इस अंतरकलह की वजह सचिन पायलट को, राहुल गांधी को लॉन्च करने की जो कांग्रेस की सोच है कि अगर मान लीजिए कोई भी युवा नेता प्रदेश में स्तर पे कहीं मुख्यमंत्री के रूप में लॉन्च हो गया तो राहुल गांधी की लॉन्चिंग का क्या होगा? ऐसी मिसाइल जिसका फ्यूज कंडक्टर निकला हुआ है, मेरे मूल सवाल का जवाब आपने अभी तक भी नहीं दिया। लॉन्च करना चाहते हैं, मेरे जो मूल प्रश्न था वो ये था कि आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी, अब भी ये सरकार नहीं चल पाएगी, तो वो आपकी रणनीति क्या है आपकी पार्टी की? वो उसका जवाब अब मैं वापस आऊंगा, मैं बाद में आऊंगा आपके पास वापस। अब लेकिन आपने सचिन पायलट के कमरे की चिंता भी की, तो लोगों के जहन में ये सवाल है अभी कि क्या आप उन्हें सम्मानजनक तरीके से कोई सचिवालय में कमरा देने वाले हैं क्या, अगर आपके हाथ में अवसर आता है कोई तो? और अगर आप कोई अवसर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वापस आता हूं ना, मुझे सोच लीजिए तब तक आराम से। श्याम सुंदर शर्मा, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? दीपक व्यास, अगर आप सुन पा रहे हैं, और मित्तल साहब, तो मुझे संकेत कीजिए ताकि पता चले कौन कौन सुन पा रहा है। जेपी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। श्याम सुंदर जी, अभी मैंने सवाल किया था आपसे कि ये फ्लोर टेस्ट जो है, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसको परसों के दिन शेड्यूल किया गया है, यानी 16 तारीख को शेड्यूल किया गया है। क्या इसकी एक वजह यह भी है कि ये अपने आप में ही एक फ्लोर टेस्ट है? श्याम सुंदर शर्मा, हेलो। ठीक है, मित्तल साहब, आपने मेरा सवाल सुना है। ये जो घटनाक्रम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आकर यहाँ टिकती है कि अब अगर कोई संशय बचा है घटनाक्रमों के हिसाब से, और संकेत जो होते हैं, राजनीतिक संकेत जो हम परसेप्शन बनाते हैं, जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है कि सरकार पर आया संकट टल गया है। लेकिन तकनीकी तौर पर एक चीज़ बचती है, फ्लोर टेस्ट। वो फ्लोर टेस्ट, क्या ये इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को तुरंत शेड्यूल किया गया है कि वो फ्लोर टेस्ट की बात भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर परसों सारे लोग सब एक साथ दिखाई देंगे तो? मित्तल साहब। नहीं जेपी जी, मेरा ये मानना है कि जो 106-7 आंकड़ा ये अशोक गहलोत जी बता रहे हैं वो तो अभी भी उनके साथ है, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब भी उनके साथ होगा। लेकिन जो फ्लोर टेस्ट होगा, मैं कल भी जब आपके अपनी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें शायद ये चीजें हमको देखने को नहीं मिले। और आज जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, उन्होंने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए, आप ये देखिए कि उनके लिए कहा गया कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ तक इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का अब एक ही उद्देश्य होगा कि किसी भी तरह राजस्थान से अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जाए, और इस स्थिति को शायद गहलोत साहब भी भाप रहे हैं। इसीलिए परसों ये शेड्यूल किया गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। यदि सब कुछ ठीक ठाक होता, यदि यानी ये माना जाए कि सारे विधायकों का समर्थन जो 107-8 बताया जा रहा है वो अशोक गहलोत के साथ होता, तो मंत्रिमंडल की इतनी जल्दबाजी नहीं होती।
क्योंकि उनको भी ये पता है कि जो जयपुर की होटल में जो विधायक या मंत्री अभी भी जो दिख रहे हैं उनमें से कुछ लोग हो सकता है आगे चल के उनके साथ में न दिखे। और इसीलिए जिस तरीके से आज सचिन पायलट ने 1.5 लाइन का अपना कमेंट्स किया है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो आसान भी थे इस बात को लेके कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसके परिणाम दूसरे बताइए। ये संभावना तो बराबर की इधर से भी ये जताई जा रही है कि सचिन पायलट के खेमे में अभी जो लोग हैं उनमें से भी कुछ लोग टूट कर आना चाहते हैं, खासतौर पर तब जबकि ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि पार्टी अशोक गहलोत के पीछे खड़ी है। सरकार को अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है, सरकार गिरने की संभावना बहुत कम है, तो क्यों हम अपनी बलि दे दें। बीजेपी ने ये बात तो देखो पहले भी पता था कि जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अशोक गहलोत के साथ ही खड़ा होगा। यदि सचिन पायलट के साथ थोड़ी तो उनकी सहानुभूति होती तो मुझे लगता है कि आज ये नौबत नहीं आती। सचिन पायलट को इस बात का पता है कि वो शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत के साथ जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो 19 MLA की बात कर रहे हैं सचिन पायलट सहित, वो आज की तारीख में जब कांग्रेस के विधायकों की संख्या 107 है, उसमें से 19 विधायकों का दिल्ली में टिके रहना मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अशोक गहलोत भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। ठीक है, दीपक व्यास सत्ता पक्ष की तरफ से तो अब ये जेस्चर दिखाई दिया गया है कि सारी बात खत्म हो चुकी है, हम तो ये मानते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार भी करेंगे, नए प्रदेशाध्यक्ष की भी घोषणा हो गई है। सचिन पायलट के कैंप से अभी तक कोई ऐसी मांग नहीं आई है कि जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ इस डिबेट की जब से हमने शुरुआत की है कि फ्लोर टेस्ट अभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी भी दम की चुनौती दे रही है कि दम है तो फ्लोर टेस्ट करके दिखाओ। सचिन पायलट खेमे की तरफ से क्या अब इस तरह की कोई बात आ रही है कि सचिन पायलट का खेमा चुनौती देगा सरकार को और फ्लोर टेस्ट की मांग करेगा? देखिए, सचिन पायलट खेमे की तरफ से तो चुनौती कल खुलकर भले ही सामने नहीं आई हो, लेकिन पर्दे के पीछे से तमाम लोगों ने डिमांड ये रखी थी कि यदि दम है तो फ्लोर टेस्ट जो है ना वो किया जाए। उनकी तरफ से कल ये भी बातें सामने आई थी उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों की तरफ से कि अशोक गहलोत खेमे के पास में कुल मिलाकर ज्यादा विधायक नहीं है। उनकी तरफ से दावा 85 के करीब का किया जा रहा था, लेकिन अब एक तरीके से जिस तरीके से अब पूरा ये जो मसला जो आज पूरी नए ढंग से जो पूरी करवट बदल चुका है, उसके बाद में अभी तक कोई खुलकर सामने सचिन पायलट खेमे से भी नहीं आया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द उनकी तरफ से भी कुछ एक तरीके से ऐलान कुछ हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर, या डिमांड रखी जा सकती है। लेकिन अभी जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आया। पहले बीच में चर्चाएं चली थी कि शाम 5 बजे उनकी तरफ से कुछ बयान जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी उनके ऑफिस की तरफ से या उनकी खुद की तरफ से या उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों की तरफ से अभी तक इस तरीके के कोई संकेत नहीं मिलेंगे। फिलहाल अभी या कुछ देर बाद में कोई पूरी अपनी जो रणनीति है वो क्या जारी करेंगे या बताएंगे, अभी तक कुछ भी उनकी तरफ से औपचारिक रूप से सामने नहीं है, सिवाय एक ट्वीट के कि सत्य पराजित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इस तरीके का ट्वीट बस उन्होंने वो किया था। और दीपक व्यास, सत्ता पक्ष जो है खेमा जो है उसमें किस तरह की हलचल है? अब आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर उन्हें एक तरीके से हटाया गया सचिन पायलट को या उनसे जुड़े हुए 2 मंत्री रमेश मीणा या विश्वेंद्र सिंह, उसके बाद में सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं वो भी अपनी पूरी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। शायद यही वजह है कि 16 तारीख को कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें यहाँ पर की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला उनकी तरफ से किया गया, जिससे कि बहुत ही कम समय में जो भी एक तरीके से नाराज है उनको भी मनाया जा सके, या फिर जो अब तक मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए थे उनको भी जातिगत समीकरणों के हिसाब से सेट किया जा सके। शायद इसी वजह से इतनी लंबी जल्दी हम कहें कि जो मंत्रिमंडल विस्तार का समय तय किया गया, इसको भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो बचे हुए लोग हैं जो इस कैंप के अंदर है, होटल फेयरमाउंट के अंदर मौजूद है, उनको भी थामा जा सके, जिससे भविष्य में उनके साथ में कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जैसे कि अभी सचिन पायलट या उनसे जुड़े हुए लोगों की तरफ से पैदा की गई है। बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार ये स्पष्ट संकेत देना चाह रही है कि वादे पेंडिंग नहीं रहेंगे, तत्काल पूरे किए जाएंगे। आपको जो जो भरोसा दिया है, जो आश्वासन दिया है, वो हम साथ के साथ उनको पूरा करना शुरू करेंगे। श्याम सुंदर शर्मा, आप सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज? सर, मुझे आवाज आ रही, बताइए जेपी शर्मा जी। श्याम सुंदर जी, हेलो जी। तो बात चल रही है अब सरकार की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि सब कुछ खत्म हो गया, सारा जो विरोध था, जो षड्यंत्र था,
वो ख़त्म हो गया, पर्दाफाश हो गया साजिश का, और अब कोई खतरा नहीं है। सरकार की तरफ से ये कहा गया और कहा जाता रहा है, पिछले 2-3 दिन से लगातार कहा जा रहा है। भाजपा चुनौती दे रही है कि सरकार में दम है तो फ्लोर टेस्ट करके दिखाएं, और सचिन पायलट कैंप जो इस तमाम घटनाक्रम का जहां से उपजा है घटनाक्रम, वो कैंप भी सरकार को ये चुनौती दे रहा है कि सरकार अगर दम है तो फ्लोर टेस्ट करके दिखाए। अब इस बात को सुनकर तो सरकार फ्लोर टेस्ट में जाएगी नहीं कि दम दिखाने के लिए सरकार फ्लोर टेस्ट में चली जाए। वो तकनीकी प्रक्रिया क्या है जिसके तहत भाजपा सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बाध्य कर सकती है, या सचिन पायलट का खेमा सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बाध्य कर सकता है या नहीं कर सकते हैं? श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, मौजूदा स्थिति में मुख्यमंत्री ने जाकर के राज्यपाल को पत्र सौंपा है और उन्होंने जो मंत्री हटाए हैं उनकी सूचना दी है और उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया है। तो आज सचिन पायलट, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, ये गोविंद सिंह डोटासरा का तो अभी इस्तीफा आया नहीं, लेकिन तीनों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया राज्यपाल ने। ये बात तो सही है। अब 16 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब राज्यपाल क्या निर्णय करते हैं, राज्यपाल को कोई अभी आज की स्थिति में राज्यपाल के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है प्रतिपक्ष की तरफ से कि सरकार अल्पमत में है। सरकार खुद देके आई है कि हमारे पास इतने विधायक हैं और हम आज सत्ता में है और हमारे पास पूर्ण बहुमत है, तो राज्यपाल को ये भी मिल जाता है। और अगर कल अभी देखिएगा वसुंधरा राजे जी कल आ रही हैं, अभी प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया कह रहे थे कि कल वो आ रही हैं, हमारी बातचीत हुई है, कल हम रणनीति तैयार करेंगे। और ये अब देखिएगा सचिन पायलट के पास कितने लोग हैं ये तय होगा। जब अगर सचिन पायलट के पास पर्याप्त मात्रा में संख्या है तो उनके विधायकों के साथ वहां राज्यपाल को देने की बात आएगी। फिर इस्तीफे होंगे या नहीं होंगे, अभी कुछ बहुत सारी चीजें जब तक सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान नहीं आया था स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो भाजपा में जाएंगे या नया दल बनाएंगे। अभी एक देखिए कल जो 3 मंत्री जो उनके साथ दीपेंद्र सिंह शेखावत, विश्वेंद्र सिंह, सबने कहा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, वहां हम बता देंगे। उनकी तरफ सचिन पायलट के माध्यम से अगर कोई खुल करके चीज आएगी, क्योंकि अभी तक भाजपा निश्चित रूप से इन गतिविधियों को कड़ी नजर से देख रही है। कल बीजेपी के लीडर्स की बैठक होगी, वो भी यहाँ से फीडबैक देंगे दिल्ली को कि क्या स्थिति है, हमको क्या करना चाहिए। फिर राज्यपाल को क्या केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश आ सकते हैं, फिर क्या कुछ वो करेंगे, क्योंकि अभी तक राज्यपाल का रोल इतना नहीं है। केवल ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार की बात है, 16 तारीख को अगर कहेंगे मुख्यमंत्री इनको मंत्री बनाया जाए, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। तो अभी तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल का इतना ही रोल रह जाता है। राज्यपाल का रोल तो जब बनता है कि उनको यह महसूस हो जाए कि अल्पमत में सरकार है और प्रतिपक्ष ने हमको लेटर दे दिए, इतने विधायक उनके पास है, तो उनका निर्णय आएगा। अभी तक राज्यपाल का निर्णय कोई इसमें वो नहीं, सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। दीपक, श्याम सुंदर जी और एसपी मित्तल साहब स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम लोग, जल्द लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका इस चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं। आपने सुना अभी अमित गोयल को, चतुर्वेदी जी, अमित गोयल जी की पार्टी पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आपकी सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाई। 5 साल छोड़ दीजिए, सरकार चलेगी नहीं, ये दावा आज ही किया गया, ताज़ा चिंता है कि इस बात की नहीं है। देखिए, मैं आज सुबह से ये डिबेट देख रहा हूँ चैनल्स पर, इसमें एक विस्मयकारी बात जो सामने आई हुई है कि सचिन पायलट के साथ जो फैसला कांग्रेस की आलाकमान ने किया है उसमें मुझे नहीं लगता कि शायद वो खुद इतने व्यथित होंगे जितने व्यथित बीजेपी के लोग हैं। और बीजेपी के लोग सुबह से ये सहानुभूति जता रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, ये हुआ। तो मुझे लगता है कि उनका जो 6 महीने पहले से जो राज्यसभा के टाइम में जो उनकी जो रणनीति थी कि किस तरह से बरगला कर हमारे मुझे लगता है कि ये 5 साल तक सामने आ गई है। आप भी तो घनश्याम तिवारी जी के साथ 5 साल तक सहानुभूति जताते रहे, उनकी चिंता आप भी तो करते नहीं। अभी जो रिसेंट बात चल रही है, जो व्यथा सामने आज बीजेपी के लोगों की आ रही है, जो सहानुभूति दर्शाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं उनको ये दुख है इस बात का है कि उनके साथ रणनीति में करने वाले आदमी के साथ ये जो कांग्रेस ने उसको बाहर कर दिया है, उससे मुझे लगता है पूरी ही स्थिति इनकी विचित्र हो गई है। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने जिन आकांक्षाओं और अनुरूप के साथ इस मूवमेंट को शुरू किया था, वो आज सड़क पर खड़े हो गए हैं। ना तो बीजेपी उनका साथ दे रही है और कांग्रेस की रणनीति में वो जब कांग्रेस के साथ नहीं चले तो उनको आज कांग्रेस पार्टी से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं हुए, माफी चाहूंगा मैं। हाँ सॉरी, मैं मंत्री पद दिया गया सवाल ये कि उनको कांग्रेस पार्टी में वो बने हुए हैं तो रणनीति के तहत ही बने हुए लगते हैं। क्या ये रणनीति नहीं है पार्टी की
कि इस तरह से प्रेशर इम्पोज करके बाकी के जो लोग हैं, जो ढुलमुल हो सकते हैं, जो कमज़ोर हो सकते हैं, उनको ये संकेत दे दिया जाए कि आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी आगे फिर नुकसान ही होना तय है। ये नहीं है क्या प्रदीप जी? ये सूचना है और जितने बचे हुए लोग हैं उनमें काफी लोग पार्टी के संपर्क में हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी अगले 48 घंटे के अंदर बहुत सारे आधे से अधिक लोग पार्टी वापस आएंगे। मित्तल साहब, ये जो कल एक तरह से हुआ था, टोन डाउन कहा गया था कल दोपहर तक, परसों से लेकर, और ये माना जा रहा था कि आला कमान भी नरमी दिखा रहा है और ये चाह रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रकरण में जिस तरह की बातें सुननी पड़ी कि उन्हें मनाया जाना चाहिए था, पुराने आदमी थे, उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, वो सारी तोहमतें, वो सारे उलाहने सचिन पायलट के मामले में नहीं सुनने को मिले। इसलिए कोशिश की जाती रही कि सचिन जी आप आइए, आपसे अपील की जा रही है, आला कमान की तरफ से आपसे अपील की जा रही है, बाकी विधायक भी अगर कोई चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। वो जो अपील थी वो आज एक तरह से चेतावनी में बदलती दिखी दोपहर में, जब तीनों मंत्रियों को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया और फिर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी से बाहर, अगर कोई कांग्रेस पार्टी से ऊपर जाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो पार्टी से ऊपर जाने वाले किसी भी आदमी का ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या ये उन लोगों के लिए संकेत है जो सचिन पायलट के साथ खड़े हैं, वो एक बार पुनर्विचार कर लें? मित्तल साहब, आपने अभी जो बात कही ना कि अभी तक भी जो कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट और उनके समर्थक लोगों को बाहर नहीं निकाला गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी भी पार्टी को ये उम्मीद है, आला कमान को ये उम्मीद है कि जो एमएलए उनके साथ हैं वो शायद वापस आ सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से आज सुरजेवाला जी ने जो बात कही कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो ने नाम गिनाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन लोगों ने भी सचिन पायलट से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन वो वार्ता उनसे नहीं हो सकी। तो जब सचिन पायलट सोनिया गांधी से भी बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी से भी बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई समझौते की गुंजाइश बची है या जो उनके पास एमएलए हैं उनमें से कोई एमएलए अब टूट पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और जहां तक अभी ये राज्यपाल वाली बात, जो मंत्रिमंडल वाली बात आई, जेपी जी मेरा ऐसा मानना है कि शायद 19 तारीख को या जब भी इन्होंने उसको शेड्यूल किया है तब राज्यपाल अपनी ओर से मंत्रिमंडल को शपथ नया विस्तार करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि यदि मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति दे दी गई तो फिर यह माना जाएगा कि अशोक गहलोत के साथ में अभी पूर्ण बहुमत है और उनको जो विधायकों का है बहुमत है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अशोक गहलोत की बिना विधानसभा में शक्ति परीक्षण किए हुए यह मान लिया जाए कि उनको बहुमत है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर जो सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं शायद वो अपने इस्तीफे की पेशकश करें और विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफा दें और तब ये लगे कि अशोक गहलोत सरकार को समर्थन नहीं है। ठीक है, मित्तल साहब को सुन रहे होंगे आप, श्याम सुंदर शर्मा जी। जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, अगर ये सारा घटनाक्रम जो है वो भाजपा प्रायोजित है तो ये बात समझी जा सकती है कि राज्यपाल हो सकता है मंत्रिमंडल के विस्तार का समारोह आयोजित करने की इजाज़त ना दें। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि ना तो भाजपा ने कोई ऐसी मांग रखी है कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, सरकार विश्वास खो चुकी है, क्योंकि उसके साथ आपको ये तथ्य देने होते हैं कि सरकार विश्वास कैसे खो चुकी है। अगर सचिन पायलट आज फ्लोर टेस्ट की मांग करें तो उन्हें बताना पड़ेगा कि ये इतने विधायक मेरे साथ हैं जिनकी आप चाहें तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सामने परेड करा सकता हूं। ये अब सरकार के साथ चूंकि नहीं है, इसलिए सरकार विश्वास खो चुकी है। तो क्या टेक्निकली इस बात के कोई कारण बनते हैं कि राज्यपाल मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति ना दें और ये कहें कि पहले आप सदन में बहुमत अपना सिद्ध करिए? श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, अभी राज्यपाल के सामने बहुमत सिद्ध करने की बात तो आई नहीं है। अभी देखिए, ना तो प्रतिपक्ष की तरफ से कोई मांग उठी है, ना कोई उनके पर कोई कागज आए। आज ये कहने की, देखिए अशोक गहलोत ने खुद ने जाकर के वहां पर अपने दस्तावेज पेश किए हैं कि मेरे साथ इतने लोगों का बहुमत है, इतने लोग मेरे साथ हैं। तो उन्होंने आज उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली। उन्होंने जो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इन मंत्रियों को बर्खास्त किया है, उनको स्वीकार करके अनुमति दे दी कि भाई उनको हटाया जाता है। तो राज्यपाल आज राज्यपाल के ऊपर अपन कोई सवाल या निशान खड़ा करें, ये गलत है। क्योंकि जब तक राज्यपाल कब करेंगे, राज्यपाल की भूमिका जब आएगी, जब यहाँ देखिए विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल भी हो जाएगा शुरू से। अब राज्यपाल तो जब राज्यपाल के पास अगर पूरे आज अगर मुख्यमंत्री परेड करा देते हैं राज्यपाल के सामने ले जाके कि मेरे पास 102 109 जो भी है सामने दिखा देंगे ये रे, अभी वो स्थिति आई नहीं, राज्यपाल कहने की स्थिति में नहीं। राज्यपाल के सामने जब सिचुएशन आएगी, कल देखिए बीजेपी का बैठक का इंतजार कीजिएगा,
बीजेपी क्या निर्णय लेती है, उसके बाद सचिन पायलट क्या कुछ करते हैं, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक लिखित रूप से या बयान आया हो कि मेरे पास 30 विधायक हैं, मैं भाजपा के साथ जाकर के राज्यपाल से मांग करूंगा कि आप सरकार को मंत्रिमंडल बनाने से रोकिए। अगर ये सब चीजें सब जब घटना सामने आएगी, ये रोक बीजेपी की तरफ से मांग उठेगी कि मुख्यमंत्री के पास अल्पमत में है सरकार, इसलिए उनको मंत्रिमंडल विस्तार मत करने दीजिएगा। अभी अपन क्योंकि अपन किसी राज्यपाल के ऊपर सवाल या निशान नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री हैं, आज मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो राजभवन गए और अपना प्रस्ताव दे के आए, राज्यपाल ने माना। अब वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मंत्री हटाए तो उनको अनुमति मिलेगी, उनको अनुमति नहीं। संविधान के अनुरूप मुख्यमंत्री आज है, अगर मुख्यमंत्री से बर्खास्त किया जाता है या उनकी सरकार अल्पमत में आती है और राज्यपाल कह देते हैं कि आप पहले बहुमत सिद्ध कीजिएगा, तो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। अभी राज्यपाल की तरफ से कुछ भी सूचना नहीं है। आज अगर राज्यपाल कह देते तो स्थिति बनती है, इसलिए अभी अपन कहते सवाल उठाए, ये गलत है। नहीं जेपी जी, मैंने कोई मैंने राज्यपाल के कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं की। मेरा सिर्फ इतना सा ये कहना है कि चूंकि अभी अशोक गहलोत ने सिर्फ मंत्रिमंडल से हटाने की बात कही है तो राज्यपाल ने उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब यदि मंत्रिमंडल विस्तार की बात आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करेंगे और उससे पहले हो सकता है कि जो पायलट समर्थक जो एमएलए हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर या फैक्स के जरिए या पत्र के जरिए अपना इस्तीफा दे दें, तब ये राज्यपाल के विवेकाधिकार की बात आएगी। मैं मौजूदा समय में राज्यपाल के कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा होता है, इस्तीफे दिए जाते हैं तो फिर ये सारा घटनाक्रम फिर से एक बार एक नई दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। दीपक व्यास, इस बीच जो खबरें आ रही हैं उसमें मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा उसको लेकर नाम फ्लोट किए जाने लगे हैं कि फला को मंत्री बनाया जा सकता है, फला को मंत्री बनाया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में एक अवसर भी छुपा है सरकार के लिए कि लोगों को संतुष्ट किया जा सके, लेकिन एक चुनौती भी छुपी हुई है कि कोई अगर महत्वाकांक्षा लेकर बैठा हुआ है या किसी तरह के इक्वेशंस, क्योंकि बहुत सारे संतुलन साधने होते हैं, क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन, सीनियोरिटी के हिसाब से बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करना होता है, उस तरह की चुनौती भी है। क्या खबरें छनकर आ रही हैं दीपक व्यास? देखिए बिल्कुल कुछ सरकार ने इस स्तर पर प्रयास करने भी शुरू कर दिए हैं। सरकार और संगठन दोनों मिलकर जो अंदर इस फेयरमाउंट होटल में मौजूद हैं लोग, वो भी अंदर यहाँ पर बैठकर इस पूरी रणनीति को तैयार करने में जुटे हैं, क्योंकि अब लगभग 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में, लिहाजा जातिगत समीकरणों का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से विश्वेंद्र सिंह को हटाया गया मंत्री पद से, रमेश मीणा को हटाया गया, तो ऐसे में उनके वो जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को मौका देना है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रीय जो समीकरण है उनको भी यहाँ पर साधे जाना है, क्योंकि भरतपुर संभाग के दोनों मंत्री हैं, तो इन दोनों को हटाया गया, तो ऐसे में भरतपुर की भी अगली जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा जो बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बसपा से शामिल होकर जो लोग आए थे उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था 2009 के अंदर जब शामिल किया गया था, 2008 से 13 के बीच की सरकार थी, 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब ये बसपा से 6 विधायक शामिल किए गए थे, तो उन लोगों को भी मंत्रिमंडल में या फिर संसदीय सचिव बनाकर जगह दी गई थी। तो ऐसे में इस बार भी कहीं ना कहीं उन विधायकों को सरकारी एक तरीके से गाड़ी का या फिर हम कहें कि मंत्री पद का तोहफा यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके अलावा वो लोग जो कि पिछले इस 1.5 साल के समय में जिनको मंत्री पद नहीं मिला था, ऐसे में कहीं ना कहीं अंदर से खाने वो भी नाराज थे, चाहे वो वरिष्ठ हों या फिर किसी दूसरी तरीके से अपने आप को मानते हों कि वो मंत्री पद के दावेदार थे। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को शामिल करते हुए यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना इनको पड़ेगा। हालांकि चुनौती बेहद कठिन होगी, क्योंकि अब की बार मंत्री पद के दावेदार ज्यादा होंगे और पद जो है वो सीमित होंगे। ठीक है दीपक, एक नया चेहरा सरकार का, जो कि इस उठापटक से पहले, इस राजनीतिक घटनाक्रम से पहले भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत जल्दी सरकार का नया चेहरा देखने को मिलेगा। अब परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई हैं कि वो चेहरा बहुत जल्दी दिखाई देगा और उसमें बहुत प्रत्याशित बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। अमित गोयल साहब, एक मुद्दा तो अब आपके हाथ से चला जाएगा क्या, कि आप हमेशा ये कहा करते थे कि 2 पार्टों के बीच में फंस कर रह गई है सरकार, अब तो एक ही पार्ट रह जाएगा, तो ये मुद्दा तो गया आपके हाथ से?
देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार की कथनी और करनी में पहले दिन से अंतर है जेपी जी। समस्या ये है कि जिन झूठे वादों को लेकर सरकार राजस्थान में सत्ता में, ये आपको जानकारी में है। उन किसानों की और उन बेरोजगारों की हालत है, ये भी आपको जानकारी में है। राजस्थान के विकास कार्यों की क्या स्थिति है, ये भी आपको जानकारी में। तो मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं, आप दो ध्रुव बताते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा रेवेन्यू 30% पे है। और आप आज देखिए, कांग्रेस के लिए ये चिंतन का विषय है कि कांग्रेस की जो सेकंड लीडरशिप है वो सारी धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रही है। और आपने एक ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस पार्टी का, जिसने महाराणा प्रताप का अपमान किया, जिसने महारानी पद्मिनी का अपमान किया, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। किस दिशा में और किस चिंतन के साथ में पार्टी राजस्थान में आप काम कर रहे हो? राजस्थान राजपूतों की वीरों की धरती है। सभी जातियां इसमें एक मिलजुल के रहने वाली हैं। और ऐसे समय पर अपने एजेंडे को थोपने के लिए किस तरह से महाराणा प्रताप का अपमान किया गया, पद्मिनी के जौहर का अपमान किया गया, वीर सावरकर का अपमान किया गया, ऐसे व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप ये देखिए, जिस गुर्जर समाज के, जिस सचिन पायलट के पीछे पूरा गुर्जर समाज खड़ा था, और जहां कांग्रेस को इतने भारी मतों से गुर्जर समाज ने जिताया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, आज उस व्यक्ति को भी आपने बर्खास्त कर दिया। तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की दुर्गति राजस्थान में तय है। आज नहीं होगी, 15 दिन बाद होगी। ये पार्टी की सरकार चलने वाली नहीं है। इनके बीच में इतना अंतर विरोध है कि अब ये एक साथ चल ही नहीं सकते। और अगर स्थितियां इतनी अगर अच्छी होती तो बताइए आप मेरे को कि विधायक दल की बैठक के बाद बाड़ेबंदी कर दी, और क्या आज दोबारा विधायक दल की बैठक में सबको फ्री कर दिया? क्या क्यों सबको अपने अपने घर जाने नहीं दिया जा रहा? अगर सरकार को लगता है कि सब लोग हमारे साथ हैं, तो देखिए प्रदीप जी देंगे, इन सब बातों का जवाब प्रदीप जी देंगे। लेकिन मैं आपकी जो राजनीतिक उदारता है ना अमित जी, उसको मैं सलाम करता हूं। गजब की उदारता दिखा रहे हैं आप, और खासतौर पर अब तब जबकि आप ना नफा ना नुकसान की स्थिति में दूर खड़े हैं। प्रदीप जी बोलिए। जैसा अमित जी कह रहे हैं, आप ये समझिए कि जो राजनीति का जो स्वरूप है और जो ये बात कर रहे हैं, बाड़ाबंदी शब्द का जो इजहार हुआ है वो 6 साल पहले ही हुआ है। बकरा मंडी बना दी आपने। इससे पहले कोई सत्ता इस्तेमाल राजनीति होता ही नहीं था। मेरी बात सुनिए, मैं बोल चुका, मेरी बात सुनिए। बाड़ाबंदी का इतिहास और जो शब्द का जो इजाद राजनीति में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल पहले इजाद किया है। उन्होंने सबसे पहले इन्होंने किया इसका इस्तेमाल, और आज इसको लाने का जो मुख्य कारण है। अमित जी यही है कि एक मिनट जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से अमित जी आप एक मिनट बात सुन लीजिए। हाँ बताइए। हाँ बोलिए प्रदीप जी बोलिए। देखिए, मेरा कहना यही है कि चूंकि भारतीय जनता खरीद फरोख्त में विश्वास करती है, और हमारा पिछला अनुभव रहा है कि इन्होंने धन बल के इस्तेमाल किया है और राजनीति में बात खत्म कर दी है। इसलिए हमको इनकी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है। ये राजनीतिक मापदंड इन्होंने व्यावसायिक रूप से डाल दिए हैं। इसलिए इसको कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं किया। 70 साल के शासन में पार्टी ने कभी इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग आजकल जो धन बल का इस्तेमाल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति दूषित हुई है। हमने इस बात की कोई बात नहीं मानते हुए हमने तय किया कि चूंकि भाजपा अपने धन बल का इस्तेमाल राजनीति कर रही है, इसलिए हम प्रिकॉशन लेते हैं। हमारे पास धन बल की व्यवस्था नहीं है। हम मानवीय मूल्यों बात करते हैं, आप जिस बातें करते हैं आपके लोग कैसे निकला आपने? जिस तरह का राज्यसभा में चर्चा हुई और उस चर्चा में होने के बाद उसकी जांच चल रही है। आप इंतजार कीजिए, आपके 2 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, उनको गिरफ्तार किया गया है, उसकी जांच चल रही है। आप इंतजार कीजिए, जिस दिन उसका रिजल्ट सामने आएगा आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने चले पानी पी लीजिए अमित जी, पानी पी लीजिए अमित जी, आराम से पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा, एक बार और आ रहा हूँ आपके पास। हाँ ठीक है जी जी, श्याम सुंदर शर्मा एक बार फिर से आ रहा हूँ आपके पास। और ये जो जांच का सिलसिला शुरू हुआ, इससे पहले ये किस तरफ जाएगा और किन के लिए किस तरह की मुश्किलें खड़ी करेगा श्याम सुंदर शर्मा? एसओजी और एसीबी राजनीतिक घटनाक्रम तो अपनी जगह आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो ये चीजें हैं कागज पर हैं जो चीजें, वो तो अपनी जगह रहेंगी। देखिए जेपी शर्मा जी, जिस प्रकार के हालात पहले थे वो हालात बदल चुके हैं। जिनके खिलाफ आरोप था, सारी बातें थी, वो कांग्रेस से बाहर कर दिए गए हैं। तो ये मेरे को लगता है कि एसओजी और एसीबी का मामला अभी फिलहाल दबेगा, और महीने 2 महीने बाद फिर कोई स्थिति क्लियर हो जाएगी तो राजनीति में कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता है। आप देखिए 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज है एसीबी में, तो वो विधायक किस तरह की स्थिति करते हैं, किस तरह जाते हैं, क्या होता है, हर गतिविधि पर उसकी कार्रवाई का प्रभाव पड़ेगा। अब कितने सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, कितनों के खिलाफ एसओजी ने नोटिस जारी किया है और किस प्रकार के काम लेंगे। महेंद्रजीत मालवीय जी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है क्या? ये बहुत अलग अलग चीज। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आएगा और एसओजी और एसीबी का जो मामला आप कह रहे हैं टूल नहीं पकड़ेगा, अब उसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा
बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग किया जाएगा। आज उसको वापस से क्यों उठाया जाएगा? कैसे पकड़ेगा तूल? और बार बार ये कह रहे हैं पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, सही कह रहे हो आप? सरकार के सामने चौकी जैसे ईडी का जो मामला भी आया है वो 5 साल पहले एक अधिवक्ता है जयपुर के, उन्होंने कंप्लेंट की थी, 5 साल से वो कंप्लेंट लगी हुई थी, वो अभी निकली अमित जी, वो कागज मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई एक दिन में कोई छापा नहीं पड़ता किसी को, इधर तो एक दिन में छापा नहीं पड़ता और उधर दबा कर रखी जाएगी। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं होता। 6-7 साल के कोई प्रोसेस नहीं होता। मुख्यमंत्री नोटिस दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, उनको दबाव डाल रहे हैं, पुलिस का डर दिखा रहे हैं, उनको एसओजी का डर दिखा रहे हैं। सुनिए, ऐसे सरकार चलाएंगे आप? मुझे सुन लीजिए। हाँ बोलिए, अपनी बात खत्म करिए श्याम सुंदर जी। देखिए अमित जी बार बार कह रहे हैं कि आप देखिए, आप ईडी का छापा, आईटी का छापा कब पड़ा? जब सरकार में बाड़ेबंदी होने की बात आ रही थी, फ्लोर एक जगह इकट्ठे होने वाली बात थी, तो सरकार राजीव अरोड़ा कौन है, धर्मेंद्र राठौड़ कौन है, ये देखिए आप देखिए जब छापे डालने की बात करते हैं तो ये सारी बातें आपको भी देखनी पड़ेगी। दोनों तरफ है साधनों का सदुपयोग। ठीक है श्याम जी। मित्तल साहब मेरा सवाल है और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जो आप संकेत दे रहे हैं कि अभी तक और गुंजाइश बचती है, मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई स्पेसिफिक इनपुट्स हैं क्या आपके पास? नहीं जेपी जी, एक इसमें जो अभी बात आई है उसकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने और जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी ने, उन्होंने खुद ने ये कहा कि 25-25 करोड़ रुपए के अंदर कांग्रेस के विधायक खरीद रहे हैं। अब जिन विधायकों के लिए कहा गया वो दिल्ली के अंदर जमा है सचिन पायलट के नेतृत्व में। अब ये राजस्थान के एसओजी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताना चाहिए कि वो 25-25 करोड़ रुपए की डिलीवरी इन विधायकों को कैसे हुई, क्योंकि वो विधायक तो एक्सपोज हो चुके हैं कि किन विधायकों को क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा। तो अब ये जिम्मेदारी, मेरा ये मानना है कि जांच और तेजी से अशोक गहलोत जी को करानी चाहिए, ताकि उसकी जांच चल रही है, वो जांच पूरी सामने आएंगे। सब झूठे मामले हैं, आपकी बात के लिए जांच हो रही है। उप मुख्यमंत्री को नोटिस दे दिया आपने। चलिए साहब ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने खुद नोटिस दिलवा लिया, इसलिए कि मैं कैसे पूछूं मुझे नोटिस मिला है। अभी सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है। जो सवाल मेरा मित्तल साहब से था कि क्या पटाक्षेप हो गया अभी या फिर पिक्चर अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अभी हमारे साथ शामिल होने के लिए। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।